अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। ज़ंदान ज़ात किस्त नंबर 30। नावल शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताना मत भूलिएगा। कमेंट वैसे आप लोगों के आते नहीं हैं, गिने-चुने ही होते हैं, लेकिन उम्मीद है कि किसी वक़्त में स्टार्ट हो जाएँगे ज़रूर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फ़िज़ा में आड़ू और पुदीने की मुशाबहत रखती धीमी सी महक फैली हुई थी। सफ़ेद संगमरमर के बाथ टब से गहरा धुआं उठ रहा था। दफ़्तर इसका फ़ोन बजने लगा और तवातर से बजता रहा, यहाँ तक कि वो चेहरे पर बेसारी तारी किए वहाँ से उठ गया। बाथ गाउन की बेल्ट बांधता बाहर की तरफ बढ़ते उसने अपना फ़ोन देखा और एक पल को चौंका और फ़ोन उठाकर जवाबी फ़ोन किया। हाँ कामिल, वो कहता हुआ राहदरी पार करता अपनी वसीअ और इस कमरे में दाखिल हुआ। क्या मतलब? कहाँ गए थे वो? उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ा और आंखें दहक उठी। तुम्हें नहीं पता? वो एकदम गरज उठा। तुम्हें कैसे नहीं पता? वो तेज़ी से बात गाउन उतारता अपनी शर्ट पहनने लगा। पाशा कहाँ है? उसे कहो मुझे अभी के अभी फ़ोन करे। उसने फ़ोन बंद किया और जो हाथ में आया लेकर बाहर की तरफ भागने के अंदाज में बढ़ता गया। उसके अंदाज में बला की बेताबी और बौखलाहट थी। एंट्रेंस से निकलता सामने खड़ी गाड़ियों की तरफ बढ़ते कदम जा रहाना लग रहे थे। उसे यूं तेज़ी से उसकी तरफ आते देखकर कमांडोज चौकस हुए। बावर्दी ड्राइवर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ने लगा। चाबी मुझे दो। शेर तेज़ी से चाबी लेते स्याह कार स्टार्ट की और हवा की तेज़ी से उसके आलीशान महल के अहाते से निकलने लगा। मुलाजिम खामोशी से अपनी अपनी जगह पर लौटने लगे। कमरे में सकूत भरी खामोशी डेरा डाली हुई थी। खिड़की पर लगा पर्दा जरा सा सरका हुआ था जिससे सब्ज रोशनी छिनकर अंदर आ रही थी। यकीनन सूरज निकल चुका था, लेकिन सब्ज शीशे की भारी खिड़की धूप को सब्ज रंग में बदलकर अंदर मुंतकिल कर रही थी। एक बड़े साइज की स्क्रीन पर कुछ अदाद-ओ-शुमार चल रहे थे। वह सोफे पर नीम तराश चेहरे के आगे एक आईपैड था जिस पर उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी। दफतन इसका फोन बजने लगा। उसने पास पड़ा वाइब्रेट होते फोन पर निगाह डाली। नंबर जाहिर नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर फोन यस किया। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा हाशर। अगर पापा का कुछ हुआ तो याद रखना, इसकी बहुत बड़ी कीमत तुम चुकाओगे। दूसरी तरफ शेर की सर्द आवाज पर हाशिर को झटका खाकर सीधा हुआ और फोन बंद करते एक नंबर मिलाया। खिजर, पापा कहाँ है? उसकी आवाज़ मुतवहश थी। वह मुश्किल खुद को काबू किए वो मुतदल रखने की कोशिश में था, लेकिन ये एहसास गैर मुतवक्के था। वो एक दिन पहले पाशा के साथ गए थे। कुछ देर कबल पता चला कि वो मास्को में थे और वहीं से लापता है। दूसरी तरफ लहजा कदरे सहमा हुआ और झिझक ज़दा था। क्या वो वापस नहीं आए? क्या किसी से राब्ता हुआ था आखिरी बार? वो तेज़ी से आईपैड पर कुछ देखने की कोशिश करने लगा। इसकी धड़कनें तवातर से बेरब्तगी और तेज़ी का शिकार हो रही थीं। उसे इस ठंड में भी अपनी हथेलियाँ नम होती हुई महसूस होने लगीं। उसने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया और चंद गहरी सांसें लीं। ज़हन की डोरें तेज़ी से हिलाते उसने एक पल के लिए आँखें मूंद लीं, फिर उठकर अपना जैकेट उठाया। बैग में तेज़ी से सामान रखते वह बुखलाहट और हड़बड़ी का शिकार लग रहा था। ये कैफ़ियत कई सालों बाद उस पर तारी हुई थी। तब, जब वो अपनी उम्र के पहले हिस्से में था और अब, जब वो एक बाशऊर और मज़बूत तरीन असाब का मालिक था। लेकिन ये कैफ़ियत उस शख्सियत के आगे बहुत बड़ी महसूस हो रही थी। ज़हन में मुख्तलिफ़ ख़यालात जन्म ले रहे थे। मलाल और रंज के अनगिनत रंगों ने उसके ज़हन को रंगना शुरू कर दिया। वो जेब से बाइक की चाबी निकालता सिया बाइक की तरफ आया और बैग को ठीक से पहनते सर पर हेलमेट बांधा। उसे वहीं जाना था, जहाँ आखिरी दफ़ा उसकी बाबर खान से मुलाकात हुई थी। उजरत में बाइक स्टार्ट करते वो जंद से बाइक भगा कर ले गया और लम्हों में निगाहों से ओझल हो गया। फिजा में टायरों की रगड़ से भिपरी धूल उड़ती फिर रही थी। मास्को के मशहूर इलाके रेड स्क्वायर के करीब वाकई ये जगह होटलों और छोटे बड़े रेस्टोरेंट से भरी हुई थी। भीड़ भी अच्छी खासी थी। वो भी इसी भीड़ का हिस्सा मालूम होता था। तेजी से कदम बढ़ाता, आंखों में स्याह चश्मा लगाए, मफलर को मुंह के गिर्द लपेटे वो इर्द गिर्द से बेनियाज मालूम हो रहा था। यूं ही मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता एक खामोश और पुरसकूत गली में आन खड़ पहुंचा। इमारतें ज़्यादा ऊंची नहीं थी लेकिन सलीके से बनी थी। साफ सुथरी इमारतों पर निगाहें दौड़ाता वो कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच पर निगाह डालता अपने कदम बढ़ाने लगा। एक शीशे के दरवाजे के करीब रुक के उसने अंदर झांका, फिर गहरी सांस लेता अंदर दाखिल हो गया। यस सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वह एक सरसरी निगाह सामने खड़ी रिसेप्शनिस्ट पर डालता तेजी से अंदर की जानब बढ़ गया। एक्सक्यूज मी सर, रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। वो बुखलाहट में चिल्लाती उसके पीछे लपकी थी।
हाशिर ने राहदारी के सबसे आखिरी दरवाजे का रुख किया और करीब पहुंचे बगैर किसी दस्तक के अंदर दाखिल हो गया। सामने शेर एक सोफे पर आगे की तरफ झुका बैठा था, दोनों हाथ घुटनों पर रखे अपनी एक टांग को मुसलसल हिला रहा था। हाशिर पर निगाह पड़ते ही वो झटके से उठकर उसकी तरफ झपटा और उसे गिरेबान से पकड़कर एक जोरदार मुक्का रसीद किया। चेहरा ढका होने के बावजूद हाशिर को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। वो इस हमले के लिए तैयार न था। बुरी तरह लड़खड़ाता हुआ दीवार से आ लगा। इससे कबल कि वो संभलता, उसने एक और मुक्का मारा जो उसके होंठ पर लगा। हाशिर का होंठ फटा। उसने शेर को पीछे धकेला। शेर लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे हुआ था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे मालूम था तुम यहाँ आ रहे हो। अच्छा किया आ गए, मुझे नहीं आना पड़ा। शेर ने एक जोरदार छलांग लगाते उसका गिरेबान फिर जकड़ा और पे दर पे मुक्के बरसाने लगा। बाबा तुम्हारी वजह से अगवा हुए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाशिर दोनों कोहनियां चेहरे के सामने लाए अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने एक दफा भी शेर के हमले को रोकने की कोशिश न करी। इसी असना में हाशिर के चेहरे से मफलर हट चुका था। दोनों के चेहरे पूरी तरह आया थे। दरवाजे पर रूसी रिसेप्शनिस्ट हवास बाग तक खड़ी ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रही थी। मेरी बात सुनो शेरम। हाशिर ने अब की बार उसे पीछे धकेला, जिस पर शरीर मजीद बिखर कर आगे आया था। मैं बाबा के पीछे नहीं आया था, मैं गोल्डन के पीछे आया था, तुम्हारे पीछे आया था। बाबा मुझसे खुद मिलने के लिए आए थे। वो हलक के बल चिल्लाता उसे यकीन दिलाना चाहता था। अगर बाबा को कुछ हुआ ना हाशिर, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे मुझे कातिल बनाने का, तो तुम मेरा पहला कत्ल होगे। मेरे लिए मैं काबिल बन जाऊंगा। उसने कहते हाशिर को जोरदार धक्का दिया था। हाशिर लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। वो गहरी सांसें ले रहा था। शेर खुद भी पसीने में शराबोर दीवार पर जोरदार मुक्का मारता वहीं अकड़ों बैठ गया। हाशिर कोहनियों के सहारे फर्श पर उठ बैठा। उसके होंठ, नाक, आंख के एक सिरे से खून रस रहा था। गाल पर नीर के गहरे निशान बने थे। साफ ज़ाहिर था जल्द अंदर से फट गई थी। मैं इन्हें ढूंढ लूंगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हाशिर ने हथेली की पुछ से खून साफ करते हुए बिखरी हुई सांसों के दरमियान कहा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। दफ़ा हो जाओ। मैं अपने बाप को खुद ढूंढ लूंगा। शेर ने तल्खी से कहते इस पर एक निगाह गलत तक न डाली और अपनी जगह से उठ गया। मैं जानता हूँ वो आखिरी दफ़ा कहाँ थे। मेरे साथ थे। वहाँ मुझे जूतों के निशान मिले हैं, वो बहुत वाज़ेह हैं। उसने तेज़ी से कहा। वहाँ एक लाइटर था जिस पर फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। ये एक ट्रैप है। वो तुम्हें वहाँ बुलाना चाहते हैं। मुझे पहले वहाँ जाने दो। तुम मेरे पीछे आना। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ना मुझे तुम्हारे पीछे आने की ज़रूरत है। जिस काम से मास्को आए हो वो काम करो और अपनी मनहूस सूरत लेकर पाकिस्तान वापस लौट जाओ। मुझे और बाबा को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। मैं उन्हें खुद ढूंढ लूंगा। हमारे पास ज़ाया करने को वक्त नहीं है शेर। अपनी बचकाना ज़िदें और अना किसी और वक्त के लिए संभाल रखो। तुम्हारी ताकत चलती है यहाँ। तुम कम वक्त में मालूमात फराहम कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ आया। मेरे पास फ़िलहाल ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरी मदद करोगे या नहीं? नहीं। दफ़ा हो जाओ। शेर ने सर्द मोहरी से कहा। फिंगरप्रिंट्स और शू प्रिंट्स मेरे पास हैं शेर। हम चंद घंटों में बाबा को ढूंढ लेंगे। तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? आशा ने संजीदगी और तहम्मुल से दोबारा सवाल किया। कहाँ है फिंगरप्रिंट्स? मुझे दो। शेर उसके सामने आ खड़ा हुआ। आशा गहरी सांस लेता अपना बैग खोलने लगा। शेर की सरसरी निगाह इसके जख्मी खून आलूद चेहरे पर गई। उसके गले में कुछ अटका तो उसने फौरन निगाहें फेर ली। आशा ने अंदर से एक फाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। मैं इस शख्स का पता नहीं लगा सका। यकीनन ये GFSR का या गोल्डन का ऐसा आदमी है जिसका डाटा मालूम करना आसान नहीं। जानता हूँ, वरना फिंगरप्रिंट्स होते हुए भी तुम कभी मेरे पास ना आते। शेर ने तल्ख लहजे में कहते फाइल उसके हाथ से झपट ली। आशा ने अपने बैग से एक सफ़ेद रुमाल निकाला और उसे अपने जख्मों पर थपक कर खून साफ करने लगा। इतनी आसानी से मार क्यों खाई? शेर ने अचानक ही सवाल दागा, जिस पर हाशिर ने एक अबरूज का एक सर्द निगाह इस पर नवाजा, लेकिन कोई जवाब ना दिया। शेर ने एक तुंद निगाह इस पर डाली और कैप चेहरे पर आगे की। हाशिर ने स्याह मफलर से चेहरा ढक लिया। शेर गाड़ी की चाबी निकालता बाहर की तरफ बढ़ा। हाशिर उसके पीछे चलने लगा। गाड़ी में बैठो। शेर ने तल्खी से कहते ड्राइविंग सीट संभाली। हाशिर कुछ कहे बगैर फ्रंट सीट पर बैठ गया। उसके मोतदर मुतहम्मिल अंदाज पर शेर ताव खा रहा था, लेकिन खामोश सा गाड़ी चला रहा था। हाशिर ने अपना बैग खोला और एक टैब निकाला जिस पर शेर ने सरसरी निगाह डाली। उसकी उंगलियां टैब स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं। टैब से पैदा होती मुख्तलिफ टीम की आवाज़ें जिस पर शेर के माथे पर शिकने पैदा हो रही थीं। हर चीज़ मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें अपने साथ मैंने इसलिए नहीं रखा। शेर ने सर्द मोहरी से कहा।
हाशिर ने गर्दन जरा सी घुमाई। उसकी आंखें तंजिया मुस्कुराई थी। कूल डाउन, हाशिर ने धीमी आवाज में कहा। गाड़ी में गहरी खामोशी छा गई। गाड़ी अनजान रास्तों से गुजर रही थी। गाड़ी के शीशों पर लगे विंडो शेड्स के बायस बाहर के मनाजिर को देखना हाशिर के लिए नामुमकिन था, लेकिन वो अपने सिस्टम में वो रास्ता महफूज कर रहा था और इस बात से शेर बखूबी वाकिफ था। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी एक सुनसान सड़क पर रुकी थी। हाशिर पहले ही उतर गया। उसकी बेचैनी पर शेर ने तल्खी से सर झटका और खुद भी गाड़ी लॉक करता बाहर आ गया। हाशिर खामोशी से आसपास का बारीक बीनी से जायजा ले रहा था। शेर इस पर निगाह डाले बगैर आगे बढ़ा तो हाशिर भी उसके पीछे चल दिया। शेर ने अपनी जैकेट में दोनों हाथ दिए और एक अहाते में दाखिल हुआ जो देखने में एक आम सी इमारत मालूम हो रही थी। सामने खड़े बावर्दी गार्ड ने उसे देखते ही झुककर सलाम किया और इसके लिए शीशे का दरवाज़ा धकेला। वो अंदर दाखिल हुए। सामने हाल था जहाँ कुछ सोफे और सजावटी नमूने लगाए गए थे। दीवार पर गहरी स्याह रंग का धुंधसदा मंजर वाला आर्ट के जरिए से सजाया गया। शेर ने अपनी जैकेट की जेब से हाथ निकालते कैप और चश्मा उतारा और दाएं जाने मुड़ गया। राहदारी तवील और सुनसान थी। हाशिर की निगाहें कैमरों पर थीं। ये कोई आम जगह न थी। वह समझ गया। एक बड़े से आहनी गेट पर रुकते शेर ने एक मशीन पर अपनी हथेली रखी। मशीन चलने की आवाज़ आई और अगले ही पल ठक की आवाज़ से गेट खुला। इसके अंदर कदम रखते ही वहां मौजूद हर नफूस अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सलाम या अमीर, आवाज़ें एक साथ कानों में पड़ी। उखियुल अजीज़, मेरे प्यारे भाई। गाजी उसे देखते ही मुस्कुराया। शेर मुस्कुरा न सका, जिस पर गाजी ठठक गया। हाशिर आंखें सुकेड़े उनकी तरफ देखता रहा, फिर अपने चेहरे से रुमाल और चश्मा उतार दिया। एकदम कमरे में मौत की सी खामोशी छा गई। हूबहू वही चेहरा, वही नक्श जो इस वक्त जख्मों से चूर चूर थे, लेकिन आंखों में ये बला की मुमासलत जो उनके हमरंग होने का चीख चीख कर दावा कर रही थी। शेर ने तल्ख निगाह इस पर डाली। हाशिर रुख। गाजी ने झपट कर आगे बढ़ते इसका हाथ थाम लिया, जिस पर शेर ने गाजी को एक खूनख्वार निगाह से देखा। गाजी एकदम से बौखलाहट का शिकार होता पीछे हुआ। हाशिर ने एक गहरी निगाह शेर के गुस्सीले चेहरे पर डाली और सर झटक दिया। अटेंशन सीकर, शेर ने सर्द मोहरी से कहा। लेकिन ये लकब तो तुम्हें बाबा तुम्हारी पैदाइश पर ही दे चुके थे। हाशिर ने उर्दू में ही तंज किया। तुम्हें कहाँ चेहरा जाहिर करना है और कहाँ नहीं, इसका अंदाज़ा होना चाहिए। मेरा चेहरा और मेरी शनाख्त मेरी अपनी मर्जी है। इसे मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जाहिर करूँ। हाशिर ने लापरवाही का मुजाहरा करते उसे मजीद गुस्सा दिलाया। वहाँ मौजूद हर फर्द कभी हाशिर तो कभी शेर की तरफ देखने लगता। शेर फकत उसे घूर कर रह गया। बाबा को अगवा कर लिया गया है, शेर ने बुलंद आवाज में सबको इत्तला दी। क्या मतलब? कब? कैसे? गाजी की आंखें बेयकीनी से फैली। वो शेर के करीब चला आया, जबकि वहां मौजूद बाकी लोग अपने अपने सिस्टम की तरफ लपके। ये फिंगरप्रिंट्स है और ये फुटप्रिंट्स। पता करो ये किस कंपनी का जूता है, कब, कैसे और कहाँ खरीदा गया, किसने खरीदा। हाशिर ने संजीदगी से कहा। उसके अंदाज पर शेर का जबड़ा भिंच गया, लेकिन वो कुछ ना बोला, फकत पहलू बदल कर रह गया। हाशिर ने अपना बैग खोलते टैब खोलते ही वहां सिस्टम से कनेक्ट कर लिया। हे हे, आर यू आर यू इन योर राइट माइंड? शेर ने झटके से इसका टैब एक तरफ किया। क्या मुझे तुम्हारे सिस्टम में घुसने के लिए ये केबल लगाने की ज़रूरत है? और तुम्हें लगता है इतने सालों से एक दफ़ा भी मैंने तुम्हारे किसी सिस्टम पर नज़र नहीं रखी होगी? मैं डाक आई हूँ मिस्टर शेर खान, और मुझे किसी सिस्टम को हैक करने के लिए इसमें कोई केबल मुंसलिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मेरा वक्त ज़ाया मत करो। हाशिर ने उसके कंधे पर दबाव डालते गहरी चुभती नज़रों से उसके चेहरे को देखते हुए कहा और दोबारा टैब पर झुक गया। शेर मुठ्ठियां भेजकर वहीं चक्कर काटने लगा। उसे हाशिर पर सख्त ताव आ रहा था। इसका बस चलता तो उसे यहीं लिटाकर इसके जिस्म की 6-7 हड्डियां तोड़ देता। अगर तुम इतने काबिल हो तो फिर तुम्हें मेरी मदद ही क्यों चाहिए? ज़्यादा सवाल जवाब करके मेरा वक्त ज़ाया मत करो। हाशिर एकदम भड़क गया। मुझ पर मत चिल्लाओ, अभी सारे के सारे दांत तोड़कर यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। शेर दांत भींचकर बोला। जाओ यार। हाशिर ने हाथ झुलाकर जैसे उसे खातिर में ना लिया हो। उसने अब अपना टैब उठाया और घूमकर दूसरी जानिब चल दिया। शेर कुछ लम्हे वहीं टहलता रहा। कमांडर, लोकेशन हमें मिल चुकी है। ग्रेट, हाशिर ने कहा और फौरन वहां से उठ गया। शेर तेजी से स्क्रीन की जानिब करीब आया और झुककर कुछ देखने लगा, जबकि हाशिर किसी से फोन पर राब्ता करता बाहर की जानिब निकल गया। वो जो ही बाहर निकला उसे अपने पीछे शेर आता दिखाई दिया। मैं उस लोकेशन पर जा रहा हूँ, तुम जाकर उस शख्स को पकड़ो, हाशिर ने कहा। तुम किस लोकेशन पर जा रहे हो? शेर ने अचंभे से सवाल किया। जहाँ बाबा है। हाशिर ने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। शेर नफी में गर्दन हिलाता इसके करीब आया।
بابا کہاں ہیں ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے، شیر نے سرد مہرے سے اسے کہتے گھورا۔ میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ وہ وہیں ہے۔ وہ ایک پرانا گودام ہے جہاں کبھی گولڈن اپنا اسلحہ اسٹور کرتا تھا، اور پچھلے کئی سالوں سے وہاں کوئی نہیں گیا۔ وہ ممنوعہ علاقہ ہے، وہ بابا کو وہاں کبھی نہیں لے کر جائیں گے، ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، شیر نے بہت واضح انداز میں کہا۔ پھر بھی میں ایک دفعہ وہاں جا کر دیکھنا چاہوں گا، تم جا کر اس شخص کو پکڑو جس کی لوکیشن تمہارے پاس ہے۔ ہاشم نے سنجیدگی سے کہتے مخالف سمت دیکھا جسے وہ کسی کا منتظر ہو۔ اپنی گاڑی لے جاؤ اور جا کر اس شخص کو پکڑو، میں اس جگہ جاؤں گا جیسا کہ ہاں ہاں ہمارے پاس ضائع کرنے کو وقت نہیں ہے، پر یقیناً تم جو بیکار کے کارنامے کرو گے اس میں وقت ضائع نہیں ہوتا، شیر تلخی سے کہتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں سوار ہونے سے قبل اس نے ایک سرسری نگاہ پھر حاشر پر ڈالی تھی۔ اگلے 1 منٹ میں وہ زن سے گاڑی نکال کر لے گیا تھا۔ کچھ منٹ ہی گزرے تھے جب ایک سیاہ سپورٹس بائک آ کر اس کے سامنے رکی۔ بائک سوار ہیلمٹ میں تھا، اس نے تیزی سے دوسرا ہیلمٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ہاشم نے ہیلمٹ پہنتے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ انجن کی تیز آواز نے فضا میں ارتعاش پیدا کیا اور بائک لمحوں میں منظر سے اوجھل ہو گئی۔ فضا دھند کی چادر اوڑے ہر منظر کو دھندلا رہی تھی۔ عمارتوں کی بلندیوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا، ہر عمارت اونچائی پر دھند کی آڑ میں چھپی تھی۔ چاند بھی گہرے بادلوں کی اوٹ میں چھپا دکھائی دے رہا تھا۔ مصنوعی روشنیاں دھند کے باعث سڑکوں کو روشن کرنے میں ناکام تھی۔ اتنی دھند عموماً نہیں پڑتی تھی، لیکن اس وقت GFSR کی مرکزی عمارت بھی اپنی بلندی کا ضام قائم رکھنے سے قاصر نظر آ رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں چند ایک گاڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں کیونکہ یہ دفتری اوقات نہیں تھے۔ شام گزر چکی تھی اور رات کا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اس وسیع دفتری کمرے کی فضا میں پھیلی میٹھی سی مہک نے کمرے کو معطر کر رکھا تھا۔ ایک قدرے کم روشنی والی بتی جل رہی تھی جس کی روشنی سی دیوار پر پھیل کر ایک جیومیٹریکل عکس تشکیل دے رہا تھا۔ اسی روشنی کے سائے میں وہ بڑی سی کیلیگرافک پینٹنگ تھی جس پر جنت کی پسندیدہ آرٹ درج تھی۔ یہ پینٹنگ شیر نے بنائی تھی۔ اسی پینٹنگ سے متاثر ہو کر اس نے رنگوں کی دنیا میں قدم رکھا تھا، اور آج اس پینٹنگ کی بدولت وہ دنیا کے معروف ترین فنکاروں کی فہرست میں شمار کی جاتی تھی۔ وہ جو ہر پہر رنگوں کی دنیا میں مگن رہا کرتی تھی، بے نیازی اور دل جمی سے ہمیشہ رنگوں سے کھیلنے والی جنت سامنے اسکرین پر نظر آتے اعداد و شمار میں بری طرح الجھی ہوئی نظر آتی تھی۔ سامنے کاغذات کا ڈھیر تھا، ہاتھ میں اسٹائلس پین اور پیشانی پر لاتعداد شکنیں تھیں۔ دفتر اس کے اسسٹنٹ نے گلاس ڈور پر دستک دے کر اندر جھانکا۔ کیا آپ کو کچھ چاہیے میڈم؟ مؤدبانہ انداز میں سوال کیا۔ نہیں شکریہ، آپ گھر جا سکتی ہیں، مجھے مزید کچھ پوچھنا ہوا تو میں آپ کو کال کر لوں گی، جنت نے نرمی سے کہا اور دیوار گیر گھڑیال میں وقت دیکھا۔ یقیناً وقت زیادہ ہو چکا تھا۔ نہیں میڈم، مجھے ویسے بھی کچھ کام کرنے تھے تو میں یہیں اپنے کیبن میں ہوں، پلیز کچھ چاہیے ہو تو مجھے اطلاع دے دیں۔ آپ یہ میری وجہ سے کہہ رہی ہیں؟ نہیں میڈم، میں عموماً دیر تک آفس میں ہوا کرتی ہوں، دراصل میڈم ہیزل کے تمام کام میرے ذمہ ہوا کرتے ہیں تو یہ میرا روز کا معمول ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ جنت نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ صرف میڈم ہیزل یا مسٹر امش کے بھی یہاں کے حالات دیکھ کر نہیں لگتا کہ کبھی اس سیٹ پر بیٹھے کسی شخص نے ڈھنگ سے اپنے حصے کا کام کیا ہو۔ وہ کچھ اکتا کر بولی اور گہری سانس لے کر اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں اپنے کیبن میں ہوں میم، وہ جھیم کر آہستگی سے کہتی پلٹ گئی۔ جنت نے سر اٹھا کر بند ہوتے گلاس ڈور کو دیکھا اور پھر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ سب کچھ بہت پیچیدہ تھا، وہ سمجھ کر بھی الجھن کا شکار تھی۔ کئی فائلیں تھیں جو ادھوری تھیں، کئی معاہدے تھے جو شروع ہونے کے بعد کسی بھی قسم کی ترقی یا افزائش اور انجام کے بغیر تھے۔ شیر، یہ تم نے مجھے کہاں پھنسا دیا؟ وہ ان گنت فولڈرز بند کرتی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ باقی جو رہ گیا وہ کل دیکھیں گے، اتنا پھیلاوا اتنی جلدی نہیں سمیٹا جا سکتا۔ وہ سر جھٹک کر اٹھی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ایک دوسرے میں پیوست کرتے چٹکا اور یوں ہی ہاتھوں کو گردن کے پیچھے لے جا کر گردن کو دائیں بائیں گھمایا۔ چٹک کی آواز آئی۔ یقیناً کئی گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن پر بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تھک چکی تھی۔ اس نے سٹینڈ پر لٹکا اپنا اوور کوٹ اٹھا کر پہنا، موبائل بیگ میں ڈالا اور بیگ اٹھا کر باہر کی جانب بڑھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی جب پیچھے اس کی اسسٹنٹ چلتے چلتے اس کے ہم قدم ہوئی۔ یقیناً اس نے گلاس وال سے اسے اٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میڈم، میڈیا کے کچھ لوگ انٹرویو کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا آپ پسند؟ نہیں، بالکل نہیں، جنت نے نفی میں گردن ہلاتے فوراً اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر سن گلاسز نکال لیے۔ اسے شک ہوا کہ میڈیا کے لوگوں کی دلچسپی یقیناً انہیں اس کے تعاقب میں لے آئے گی۔ کیا آپ نے آرٹیکلز نہیں پڑھے تھے؟
یقیناً وہ ان آرٹیکلز کی بات کر رہی تھی جنہیں اس نے صبح جنت کے آتے ہی اس کے پاس بھیجے تھے۔ بہت بڑے تھے۔ کیا تم ان کا خلاصہ بتانا پسند کرو گی؟ وی آئی پی لفٹ کے اندر قدم رکھتے اس نے سوال کیا۔ انداز سرسری تھا۔ یقیناً اس سے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ مسٹر امرشل بانی کی بیٹی کے بارے میں مختلف قسم کے تجزیے کر رہے تھے۔ وہ آپ کو بزنس کمیونٹی کے اسٹینڈرڈز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں۔ کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ واقعی ان کی بیٹی ہیں یا نہیں۔ جنت کا ایک ابرو سمجھنے والے انداز میں اٹھا۔ لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ اگین، اس نے نرمی سے کہا اور باہر کی طرف بڑھتی گئی۔ اس کے ہیلز کی آواز فضا میں پھیلے سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ وہ چیٹانو ڈسٹرکٹ کا ایک تنگ گلیوں میں گھرا چھوٹا سا علاقہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے گھر جیسے ایک دوسرے سے جڑے نظر آتے ہیں۔ ترک اور روسی نقوش رکھنے مقامی لوگ روزمرہ کی معلومات میں الجھے نظر آتے تھے۔ یہاں زندگی مرکزی شہر سے خاصی مختلف نظر آتی ہے۔ ان کے لباس عام تھے۔ ان کے چہرے پر زندگی کے چھوٹے چھوٹے دکھ ڈیرے ڈالے دکھائی دیتے تھے۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ دن ڈھل چکا تھا۔ سورج دوپہر کے بعد یوں بھی کہیں جا چھپتا تھا۔ یوں دوپہر بھی یہاں شام کا منظر پیش کرتی تھی۔ تیز قدموں سے مختلف گالیاں پار کرتا وہ چھوٹی سی سڑک پر آ پہنچا۔ سڑک کنارے چھوٹے چھوٹے سٹال لگے تھے۔ اس نے اپنے فون پر نگاہ ڈالتے سڑک پار کی اور دوسری طرف چلا آیا۔ قدم قدم چلتا وہ ایک سوپ کے سٹال کے تک آیا اور اندر کی طرف جاتے اس نے سرسری نگاہ اندر ڈالی اور پھر ایک مقام پر اس کی نگاہ ٹھہر گئی۔ وہ اسے پہلی ہی نگاہ میں پہچان گیا تھا۔ وہ اسے کئی بار دیکھ چکا تھا۔ وہ چہرہ اس کے لیے انجان نہیں تھا۔ روہت پانڈے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی نگاہیں اسی پر جمی تھی جب سامنے بیٹھے شخص نے اسے دیکھا اور اگلے ہی پر بری طرح ٹھٹک گیا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ یقیناً وہ فرار ہونے والا تھا۔ یقیناً وہ جانتا تھا کہ اسے ڈھونڈ لیں گے، لیکن وہ اتنی جلدی ڈھونڈ لیا جائے گا اس بات کا اسے اندازہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پچھلے حصے کی طرف دوڑا۔ شیر نے جھپٹنے کے انداز میں چھلانگ لگائی اور خود بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اس سے قبل کہ وہ ان گلیوں میں اونچل ہوتا، شیر نے اس کا بیگ پکڑ کر اسے پیچھے کھینچتے اس کی گدی دبوچ لی۔ اسی پر مخالف سمت سے سیاہ وین آ کر شیر کے سامنے رکھی۔ اس نے پٹخنے کے انداز میں اسے اندر ڈالا، خود بھی سوار ہو گیا۔ ماسٹر میں تمہاری ایک با آواز سانس بھی برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں میں، شیر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، جس پر وہ موت کی سی خاموشی اڑتا چہرہ چھپا گیا۔ اسے اپنی موت سر پر منڈلاتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یقیناً مرنے والا تھا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اس کے پیچھے شیر خود آئے گا۔ اگر اسے یہ پہلے معلوم ہوتا کہ جس شخص کو وہ اغوا کرنے جا رہا تھا وہ ماسٹر ایسار کا باپ ہے تو وہ خود کو پہلے ہی خود اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتا۔ دفتن گاڑی ایک طرف کو رکی۔ بابا کو کہاں لے کر گئے تھے تم؟ شیر نے سوال کیا۔ انداز میں سختی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کے بابا ہیں۔ اس پر شیر نے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر رسید کیا۔ وہ بری طرح کرایا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ نتنوں کے دونوں اطراف سے خون کسی نلکے کی طرح بہنے لگا۔ شیر کی آگ برساتی نگاہیں اس کی آنکھوں میں گڑی تھی۔ میں نے تم سے جو پوچھا ہے اسی کا جواب چاہیے مجھے۔ ایک اضافی لفظ تمہیں موت کے کنویں میں پہنچا دے گا، سمجھ گئے؟ اس نے بھیجے ہوئے جبڑے کے ساتھ اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ گولڈن گیٹ کے سامنے ایک سفید کار تھی۔ کار کا نمبر، شیر نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے پھر جھنجھوڑ ڈالا۔ A909AA، اور وہ ایک سرکاری گاڑی تھی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں کہا۔ A909AA، شیر نے دہراتے ہوئے اپنے مائکرو فون میں ہاتھ رکھا۔ We found it۔ کچھ سیکنڈ بعد دوسری جانب سے آواز آئی۔ تمہیں یہ آرڈر کس نے دیا تھا؟ بلڈ ریف مرین نے۔ وہ فوراً بولا۔ وہ کس کا آدمی ہے؟ وہ ہیڈ کوارٹر کی مین مارکیٹ کے جنرل مینیجر کا اہم آدمی ہے۔ اس نے تکلیف کی شدت سے کراتے ہوئے کہا۔ مین مارکیٹ کا جنرل مینیجر توفیق عطا الرحمان ہے، جو کبھی تمہیں میرے باپ کو اغوا کرنے نہیں بھیجے گا۔ شیر نے ٹھہر ٹھہر کر سرد مہری سے کہا۔ مجھے اس نے کہا تھا کہ اسی پل اس کی آنکھ میں ایک اور مکہ لگا۔ وہ بری طرح چیخا۔ میری آنکھ! اس سے قبل کہ تمہیں میری آنکھیں کہہ کر چلانا پڑے، تم چلاتے چلاتے اپنی بینائی کھو دو۔ مجھے بغیر گھمائے پھرائے اس شخص کا نام بتاؤ جو اس سب کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ میں شیر نے اسی پر ایک آنکھ پر ایک اور مکہ رسید کیا۔ لمحوں میں اس کی آنکھ سرخ پڑتی خون چھلکانے لگی۔ وہ آدمی کون ہے؟ رچرڈ، میڈم ہیزل کے ہیڈ سیکرٹری کا باپ، رچرڈ آرمٹیج۔ کہاں ہے؟
शेर ने माइक्रोफोन पर हाथ रखते हुए पूछा और उस शख्स को झटके से छोड़ा। वो गाड़ी के फर्श पर बेजान सा गिरा सिसक रहा था। सेंट पीटर्सबर्ग, दूसरी तरफ से कहा गया। शेर की निगाह उस शख्स पर पड़ी जो आंख पर हाथ रखे कराह रहा था। मलाई लड़की रोजी बिन उस्मान याद है तुम्हें? शेर ने सर्द मोहरी से सवाल किया। वो बुरी तरह चौंका और पीछे की तरफ खिसका। कितने साल की सजा हुई थी तुम्हें? शेर ने एक और सवाल किया। मैं नशे में था। वो रो पड़ा। नशे में होना किसी गुनाह को जस्टिफाई नहीं करता। मुझे बहुत अफसोस हुआ था और मेरा शिद्दत से दिल चाहा था कि तुम्हें सजाए मौत हो, पर नहीं हुई। खैर, देर तो अभी भी नहीं हुई। उसे पानी का एक घूंट भी नहीं मिलना चाहिए। शेर कहता हुआ गाड़ी से उतर गया। गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। ये बोस्को जेंट का जंगली इलाका था। पीछे पीछे पार्क था जिसे वो पार्क करता यहाँ आ पहुंचा था। बर्फ पर आइस स्केटिंग करते, हॉकी खेलते पुरशोक और पुरजोश चेहरों को देखते उसे कुछ महसूस न हुआ। न इन्हें देखने का शौक, न किसी जज्बात का एहसास। उसके अंदर की दुनिया उसे पूरी तरह खामोश लग रही थी। वो जो आगे बढ़ता रहा, रास्ता वीरान और खंडर होता रहा। अभी वो कुछ कदम ही चला था जब एक धूल में अटा साइन बोर्ड दिखाई दिया जिसमें रूसी जबान में ममनुआ इलाका लिखा हुआ था। हाशिर वहीं ठहर गया और जमीन पर अकड़ो बैठकर मिट्टी और झाड़ियों का जायजा लेने लगा। उसने माइक्रोफोन पर हाथ रखा था। कम ऑन, आवाज़ कम थी। खुद वहां से उठकर मुखालिफ समत की जानिब बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वो आसपास का जायजा ले रहा था। अरे, गोदाम के अहाते में कुछ लोग हैं। यकीनन बाबा यही है। हमें बहुत एहतियात से काम लेना है। मैं पिछले हिस्से की तरफ जा रहा हूँ, हाशिर ने कहा। हम बस पहुंच गए हैं, हनैन की आवाज़ आई। हाशिर दबे कदमों से आगे बढ़ता रहा। वो नहीं चाहता था कि किसी भी बेएहतियाती और जल्दबाजी में बाबर की जान को किसी किस्म का खतरा लाक हो। वो चलते चलते उस गोदाम के अहाते में ऐन पिछले हिस्से की तरफ आ पहुंचा। तभी माइक्रोफोन में आवाज़ आई। हम आ गए हैं। कितने हैं? हाशिर ने सरगोशी की। हम 11 लोग हैं। हनैन ने भी जवाबन आहिस्तगी से कहा। ऑपरेशन स्टार्ट। हाशिर ने कहा और पिछले अहाते की दीवार पर माहिराना अंदाज में चढ़ा और पल भर में ऊपर पहुंच गया। अपने भारी चमड़े के दस्तानों के बायस वो खारदार तारों को बआसानी थाम कर दीवार पार कर गया था। उसने नीचे सूखी खुर्द-रू कांटेदार झाड़ियों के बजाय सामने की दीवार पर पांव जमाए थे, जिसके बायस किसी किस्म की आवाज पैदा न हुई, न कोई मतवज्जो हुआ। इस तरफ इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा था। इसे तवक्को नहीं थी कि यहाँ ये मंजर और हालात देखने को मिलेंगे। वो इसी दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने लगा, यहाँ तक कि गोदाम की छत नजदीक आने लगी और कुछ लम्हे वहीं ठहरा रहा। वहां कदमों की धमक महसूस हो रही थी। उसने सांस रोककर कदमों की तादाद पर ध्यान दिया। वहां 2 लोग थे। हाशिर ने जस्त लगाई और बहुत तेजी से एक को टांग से उड़ाकर नीचे गिराया और दूसरे के गिरने से कबल उसकी गर्दन पर बाजू डालते कोहनी की पुश्त उसकी कनपटी पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। इसी अवस्था में दूसरा हाशिर की तरफ लपका। उसके साथ भी हाशिर ने यही तरीकाकार अपनाया और इसी 1 मिनट के दौरानिये में वो दोनों ढेर हो चुके थे। हाशिर ने तेजी से आगे बढ़ते गोदाम में नीचे की जानिब उतरा और एक शख्स सामने दिखाई दिया। हाशिर एक स्टोन की आड़ में हुआ और अपनी पिस्तौल निकाल ली। वो शख्स मोहताज सा करीब आ रहा था। हाशिर ने मौका पाते ही इस पर जस्त लगाते सख्ती से अपना हाथ उसके मुंह पर जमाया और पिस्तौल की पुश्त उसके सर पर मारते उसे बेहोश करता एक तरफ घसीटने लगा। अभी वो पीछे हट ही रहा था जब उसे कदमों की आहट महसूस हुई। उसने मुहतात होते दीवार की आड़ ली। अचानक ही दबी दबी से चीख बरामद हुई जिस पर वो चौंका और जरा सा झुक झांक कर देखा। सामने हुनैन था जिसने किसी को गर्दन से दबोच रखा था। इसी पर पीछे से अरीब भी आया और तेजी से दूसरी दीवार की आड़ ली। अंदर भी कुछ लोग होंगे। 3, अरीब ने बताया और आगे की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। हाशिर ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद बाएं जानिब की तरफ जाने लगा। उसे वहां कोई एक टूटी हुई खिड़की दिखाई दी जो धूल मिट्टी से अटी हुई थी। वह वहीं ठहर गया। शहादत की उंगली से जरा सी जगह को साफ करते अंदर झांका। वहां कोई नजर न आया। टूटा फर्नीचर, लकड़ियां, मिट्टी, सूखे पत्ते, जैसे वहां बरसों से कोई आया ही गया ही ना हो। एक पल के लिए उसे लगा जैसे यहाँ वाकई कोई ना आया हो, लेकिन एक ताकत थी जो उसे अंदर दाखिल होने पर मजबूर कर रही थी। वह मजीद आगे आया तो एक दरवाजा दिखाई दिया, छोटा सा दरवाजा जिसके एक दर्ज सिरे से गायब थी। अंदाजा लगाना मुश्किल था कि आया वो रास्ता अंदर जाता है या गोदाम के किसी दूसरे हिस्से की तरफ। जब तक मैं ना कहूँ कोई अंदर दाखिल ना हो, वो कहता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सामने पतली सी राहदारी थी। एक सीढ़ी नीचे जा रही थी और दूसरी ऊपर।
अभी एक कदम ही आगे आया था जब कदमों की आवाज़ पर वो पीछे हटने लगा। 2 से 3 लोग तेज़ी से ऊपर आ रहे थे। हाशिर दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और एक के आते ही उसने टांग आगे करते उसे गिराते, उसकी गर्दन पर पाँव रखा और दूसरे की पिस्तौल वाले हाथ पर हाथ मारते, उसे उठाकर तीसरे आदमी पर गिरा दिया। एक पिस्तौल इसके हाथ लगी, जिसे उसने हाथ में लिया और इनमें से किसी एक को भी मौका दिए बगैर इन्हें कोहनी और घूंसों की मार मारते वहीं बेहोश कर दिया। इसके अंदाज में बला की तेजी थी, नाकाबिले यकीन हद तक तेजी, और जारहियत थी जिसे लफ्जों में बयान करना आसान न था। उसकी तमाम की तमाम हिस्से पूरी तरह जागी हुई थी, दिमाग तेजी से हरकत कर रहा था। यही हालत उसके जिस्म की थी, एक अजब सी ताकत थी जो उसके अंग अंग से फूट रही थी। वो इन्हें वहीं छोड़कर नीचे उतर आया, अंदर कोई दिखाई न दिया। बाबा, उसकी बुलंद आवाज कपकपा उठी। बाबा, कहाँ हैं आप बाबा? वो फिर चिल्लाया और आगे बढ़ता गया। उसकी निगाहें तेजी से भटक रही थी। दफातर निगाह के नीचे एक और दरवाजा आया जो बाहर से बंद था। वो तेजी से भागा और दरवाजा खोलने लगा। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। दरवाजा खोलते ही वो अंदर दाखिल हुआ। बाबा, मतलाशी निगाहें अंधेरे में किसी वजूद के लिए तरस रही थीं। इसका दिल सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। तभी इसकी निगाह एक जानिब दिखाई देते साए पर पड़ी। बाबा, खौफ के सायों ने उसे अपने घेरे में ले लिया था। वो इस जानिब भागा और गिरने के अंदाज में जमीन पर बैठा। कांपते हाथों से इस वजूद को टटोला। कुछ तरसा उसके हाथों पर लगाया। वो यकीनन जख्मी थे। कुछ और सोचते उसकी रूह कब्ज हो रही थी। इसका सर मुसलसल नफी में हिल रहा था। बाबा, बाबा प्लीज, वो भराई हुई आवाज में कहता इनका गाल थपथपा रहा था। वो डरते डरते अपनी शहादत की उंगली इनके नथनों तक लाया और उसकी रुकी हुई सांसें झटके से बहाल हुई थीं। वो बेख्तियार रो दिया। बाबर खान को खुद में सिसक सिसक कर बुरी तरह से रो दिया। बाहर ऊपरी जानब हनैन, अरीब और दीगर साथी सर झुकाए खड़े माइक्रोफोन में इसकी हिचकियां सुनी। अरीब ने सर झुकाए अपना माइक्रोफोन निकाल लिया। उसकी देखा देखी हनैन और मनान ने भी अपने कान से आला निकाल दिया। वह खामोश निगाहें खामोश हरगिज न थी। उन्होंने एक ऐसे इंसान की सिसकियां सुन ली थी जिसको दुनिया सख्त दिल और मजबूती की आला तरीन मिसाल कहती थी। कुछ ही देर गुजरी थी जब वो बेहोश बाबर खान को बाजुओं में लिए बाहर निकलता दिखाई दिया। वो सब तेजी से गाड़ियों की जानिब लपके थे। हाशिर का चेहरा खामोश, आंखें पुरसकून थी। अब वो पहले की तरह जल्दी में और बिखरा हुआ नहीं लग रहा था। मुझे रेड स्क्वायर तक छोड़ दो, हाशिर ने आहिस्तगी से कहा। ओके कमांडर, अरीब ने तेजी से कहा और गाड़ी पीछे ले जाने लगा। शाम गहरी होती जा रही थी। कदावर दरख्त पर किस बेदी में लिपटे खामोश खड़े किसी सोग में डूबे दिखाई पड़ते। आसमान बादलों से ढका स्याह हो रहा था। पूरा कॉटेज बहुत छोटा मगर खूबसूरती से तामीर किया गया था। बाहर घनी झाड़ियां और खुदरू घास तक बर्फ से ढकी हुई थी। अंदर छोटे से लिविंग रूम में हाशिर लैपटॉप के सामने बैठा किसी नक्शे को बगौर देख रहा था। वो किसी जजीरे का साफ मंजर था जिस पर एक मकान का अंदरूनी हिस्सा जाहिर था। करीब ही हनैन बैठा इस नक्शे को देख रहा था। चेहरे पर उलझन जाहिर थी। क्या ये फाइनल पिक्चर है? हाँ, क्योंकि ये वाहिद जजीरा है जिस पर यह तामीर किया गया है। इस महल में 2 बेसमेंट है। आवाज पर हनैन झटके से सीधा हुआ और गर्दन घुमाई। अंधेरे में नजर आते साए को देखने की कोशिश में वो अपनी जगह से उठ गया। वो शेर था। हाशिर ने ठंडी सांस खारिज करते एक सर्द निगाह इस पर डाली। तुमसे किसी ने नहीं पूछा, क्या तुम मेरी गुड बुक में आने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ ताकि जल्द अज जल्द तुमसे पीछा छुड़ा सकूं। जिस दिन तुम पाकिस्तान वापस जाओगे मैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखूंगा। बाबा कहाँ है? शेर अंधेरे से रोशनी में आया। स्याह रेनकोट भीगा हुआ था। उसके भीगे बाल पेशानी पर बिखरे थे। अंदर है, सो रहे हैं और अभी वो यहीं रहेंगे। हाशिर ने संजीदगी से जताया। शेर ने मुस्कुराते हुए सवालिया अंदाज में अब्रू उचकाए। फॉर रियल? हाशिर ने कोई जवाब नहीं दिया और दोबारा लैपटॉप की जाने मतवज्जो हो गया। शेर ने हंसते हुए सर झटका और अंदर की जानिब बढ़ गया। हाशिर ने गर्दन घुमाकर उसे देखा और फिर लैपटॉप की जानिब मतवज्जो हो गया। ये हमारी मदद क्यों करते हैं? हुनैन ने उलझनामीज अंदाज में सवाल किया। हाशिर ने रुककर हुनैन की तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है? हाशिर ने सरसरी अंदाज अपनाया। क्या आप नहीं जानते कि गोल्डन फॉक्स और एसआर अब एक नहीं है? मैं जानता हूँ। हाशिर ने सोफे की पुर्श से टेक लगाते हुए कहा। उसके जहन में कई मंजर उभरे। हम बाकी काम बाद में करेंगे और अरीब और मनान को बुला लो, मैं डिनर रेडी करने जा रहा हूँ। उठते उसने एक सरसरी निगाह कमरे के दरवाजे पर डाली थी। पलंग पर बाबर खान गहरी नींद में सो रहे थे।
सर पर पट्टी और हाथ में कैनोला लगा हुआ था जिससे कोई दवा उनके जिस्म में मुंतकिल हो रही थी। वो शेर और हाशिर की शक्ल के थे। इनकी शक्लों में फ़कत 19-20 का ही फ़र्क था। कंपनी गनपट्टी की जानिब सफ़ेद बाल जो पट्टी से निकल आए थे, इन्हें शेर ने शहादत की उंगली से सहलाया। चेहरे पुरसुकून मगर आंखें सुर्ख थीं। आपके लाडले ने आपको बचाया, वो आपके पीछे आया और आप अब महफूज हैं। लेकिन मैं आपको फिर लेने आऊँगा। तब तक आप अपने लाडले के पास रह सकते हैं, मगर सिर्फ़ कुछ दिन। ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश मत कीजिएगा इससे। वो बड़े ही आम से लहजे में कह रहा था। आंखें बाबर खान के पुरसुकून चेहरे पर टिकी थीं। मैं आपको बचाने इसलिए नहीं आया ताकि आपका लाड ना आ सके। ये मेरी तरफ से एक छोटा-सा एहसान है आपके लाडले के लिए। आइंदा कभी मुझे ये ताना मत दीजिएगा कि मेरी वजह से आपने अपने लाडले के साथ ज़्यादती की या उसके हिस्से में आप नहीं आए। देख लें, उसके हिस्से में आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा आ गया। शेर अब के मुस्कुराते हुए कह रहा था। एक दिन मैंने आपके सामने एक एतराफ़ किया था, जिसके बाद कई महीने तक आप मुझसे नाराज़ रहे और आपने कहा था कि मुझे इस बात के लिए कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि मैं आपके लाडले के सामने इस बात का एतराफ़ ना कर लूँ। आज मैं वो भी करने जा रहा हूँ। दरअसल वो क्या है ना कि गुस्से में इसको बुरी तरह पीट डाला था मैंने। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, लेकिन आपका लाडला बेटा है तो सिर्फ़ आपके लिए। उसने झुककर बाप की पेशानी को 2 से 3 बार चूमा और कमरे से निकल आया। इसका रुख बाहर की तरफ नहीं था। उसने तायराना निगाह आस-पास डाली। गोल लकड़ी से बना ज़ीना ऊपर को जा रहा था। एक रास्ता बाएँ जानब जा रहा था। वो इस तरफ चल दिया। एक कमरा बंद था तो दूसरी तरफ ओपन किचन बना दिखाई दिया। आशा एप्रन पहने खड़ा सब्जियां काट रहा था। शेर ने किचन का जायजा लिया। एक दरवाज़ा किचन के बाहर जा रहा था। वहीं पे मेज़ और कुर्सियां रखी थीं। लकड़ी का चबूतरा और बाहर फैला बर्फ की दबेज चादर। क्या तुम्हें बाबा को रखने की कोई और जगह नहीं मिली? शेर ने नापसंदीदगी का इजहार किया। हाशिर इसकी मौजूदगी और खोजती निगाहों से वाकिफ था। पलटकर खामोश निगाह इस पर डाली। महफूज जगह है, शहर से दूर, पुरसकून। लकड़ी और कांच से बना ये कॉटेज तुम्हें महफूज लगता है? जिसे तुम लकड़ी समझ रहे हो, वो बैलिस्टिक प्रोटेक्शन स्टील है। हाशिर ने संजीदगी से जवाब दिया। शेर की भवें समझने वाले अंदाज में उठी थी। तुम्हारे ज़राए काफ़ी हद तक कामयाब और तेज़ हैं। शेर ने मेज़ पर रखी आशाए खुर्द-ओ-नूश को देखा। हाशिर ने कोई जवाब न दिया। वो चाहता था कि शेर जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। इसका आना खैर नहीं लाता था। कभी भी नहीं। तुमने ये खत क्यों लिखना छोड़ दिया? शेर का अंदाज काफ़ी लापरवाह और सरसरी था। निगाहें हाशिर के पुरसकून चेहरे पर टिकी थीं। हाशिर ने झटके से चेहरा उठाकर शेर की तरफ देखा। आंखों में बेयकीनी उतरी। फिर आंखों की सुर्खी बढ़ने लगी। पेशानी की नजरें उभर गईं। जबड़ा भींच गया। उसके हाथ में छुरी थी जिस पर इसका दबाव बढ़ा। उसने छुरी पटकने के अंदाज में रखी। तुम्हारे सारे खत मैं पढ़ता था और फिर चूल्हे पर रख देता था ताकि बाबा न पढ़ सके और वो समझते रहें कि तुम्हें उनकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी में मुतमईन। इसकी बात अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि हाशिर ने जस्ट लगाते उसकी गर्दन दबोच दी। शेर जो अपनी धुन में कह रहा था उसकी गिरफ्त में ही पीछे की तरफ गिरा। उसके सर की उसका सर जमीन से टकराने की एक जोरदार आवाज आई। वो कराहा लेकिन हाशिर पर असर ना हुआ। उसने एक के बाद कई मुक्के उसके चेहरे पर रसीद किए यहाँ तक कि उसका हाथ और शेर का चेहरा खून आलूद हो गया। शेर अपने बचाव में सर इधर उधर मारता रहा लेकिन खुद को इसकी गिरफ्त से आजाद ना करवा सका। या शायद वो ज़्यादा कोशिश ना कर रहा था। हाशिर की भारी सांसें इसके इश्तियाल का पता दे रही थीं। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा हो शेर। तुमसे मुझे नफ़रत है। उसने झटके से उसकी गर्दन छोड़ दी और उठते हुए एक लात उसके कंधे पर रसीद की। तो मैं कौन सा तुम्हारी मोहब्बत में सरदाहें भरता फिर रहा हूँ? मुझे भी तुमसे नफ़रत है। क्या मैं इस नफ़रत की वजह जान सकता हूँ? हाशिर खड़े-खड़े उस पर झुका और उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। सारा का सारा। पता नहीं। मुझे अभी पता चला है कि मुझे तुमसे नफ़रत है। वजह बाद में बताऊँगा। शेर ने सर्द मोहरी से कहते उसे धक्का दिया और खुद उठ बैठा। हनैन अरीब लोग जाने कब वहां आकर खड़े हुए। निगाहों में हैरत और इस्तजाब था। ये मंजर इनके लिए तवक्को के बरक्स और बहुत अनोखा सा था। शेर हाशिर को घूरता उठ खड़ा हुआ। होंठ से रस्ता खून शहादत की उंगली से साफ किया और सरसरी निगाह इन पर डाल दिया। मुस्कुराते हुए बाहर की जानिब बढ़ गया। हाशिर वहीं सुर्ख चेहरा लिए खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। क्रेजी क्रिएचर। जेरे लब बड़बड़ाते उसने हाथ झटका और दोबारा अपने काम पर लग गया। हनैन और अरीब लोगों ने खामोश निगाहों का तबादला किया और खामोशी से अंदर चल दिए।
شیر کی گاڑی مرکزی گیٹ پار کرتی اندر داخل ہی ہوئی تھی جب اس کی نگاہ ڈینیل پر پڑی۔ اس نے تعصب سے گردن ہلاتے گاڑی کو ڈرائیو تھرو سے گزارا۔ ڈینیل جو وہیں اس کے پالتو سائبیرین ہسکی کے ساتھ کھڑا تھا اس کے نظر انداز کرنے پر بھونچکا رہ گیا۔ ماسٹر تو بالکل ہی پتھر دل ہے، یہ نہیں کہ اتنے دن بعد آیا ہوں میری طرف دیکھ ہی لے۔ وہ مایوسی سے بڑبڑایا اور پلٹ کر اس کے پالتو کی طرف دیکھا۔ تم جو اتنے کھڑوس ہو تمہارا ذرا بھی قصور نہیں، اس نے روسی زبان میں کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ جب تک وہ مرکزی انٹرنس تک پہنچا شیر اندر جا چکا تھا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ نہ ہی آتا تو اچھا تھا، انہیں میری ضرورت ہی نہیں، وہ دل میں خفگی سے بڑبڑایا اور اندر چلا آیا۔ انداز میں تیزی تھی۔ اسٹاف جیسے سارا چھٹی پر تھا، ڈیجیٹل سسٹم بند پڑا تھا۔ محل کے باہر گارڈز کے علاوہ اسے دوسرے ملازمین نظر نہیں آئے تھے۔ سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، اچھا تاثر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لفٹ میں سوار ہوتا اوپر پہنچا۔ شیر کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ہوٹل یا ریزورٹ نہیں تھا، تبھی اس نے فنگر پرنٹ اور فیس آئی ڈی کام میں نہیں آنے والی تھی۔ وہ وہیں کھڑا رہا یہاں تک کہ 10 سے 15 منٹ گزر گئے۔ اس نے آخرکار تنگ آ کر شیر کو فون کیا جو فوراً ہی اٹھا لیا گیا۔ ماسٹر میں 15 منٹ سے باہر ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو دوسری طرف سے سکون بھرے انداز میں پوچھا کہ جس پر ڈینیل کا منہ کھلا رہ گیا۔ اس پیلس میں درجنوں کمرے ہیں، تم 15 منٹ سے میرے کمرے کے باہر کیوں کھڑے ہو؟ شیر کا انداز نہایت سرسری سا اور سادہ تھا۔ میں اتنے دن بعد امارات سے آیا ہوں، تمہیں کس نے کہا یوں بغیر بتائے بغیر اجازت لیے یہاں لے آؤ؟ اب کیا آتے کے ساتھ ہی سر پر سوار ہونے کا ارادہ ہے؟ ڈینیل کے تاثرات پل پل رنگ بدل رہے تھے۔ جا کر فریش ہو کر کچھ کھاؤ، آرام کرو، اب میں ابھی ملاقات کے موڈ میں نہیں ہوں۔ شیر نے فون بند کر دیا۔ ڈینیل نے سر جھٹکا اور پلٹ گیا۔ اندر شیر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا، ایک طرف کچھ فون تھے، چند چھوٹی بڑی جدید قسم کی ڈیوائسز رکھی تھی۔ دفتر اس کا فون بجنے لگا اور اس نے فون یس کرتے اسپیکر آن کیا۔ میں تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا آرمٹیج، اس نے سر مہری سے کہا۔ دوسری طرف وہ گھگھیائے انداز میں کچھ کہہ کر چپ ہو گیا۔ اونچا بولو، واضح بولو، کیا تم نے اپنے پالتو کتے کی خلاصت منہ میں بھر رکھی ہے جو بول نہیں پا رہے؟ مجھ پر یہ سارے کیسز کیوں ماسٹر؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کو نسلی امتیاز کی بنیاد پر نفرت کی نکاح سے نہیں دیکھا۔ یہ سب کیسز، پلیز ماسٹر، پلیز، کیا تمہیں پولیس والوں نے ثبوت نہیں دکھایا آرمٹیج؟ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے ایس آر کی نظریں ہر جگہ نہیں ہوتی؟ کیا ان چند مہینوں میں تم مجھے بھول گئے آرمٹیج؟ کیا تمہیں نہیں پتا میرا ایک اشارہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا تمہاری عقل گھاس چرنے گئی تھی جب تم نے بابر خان کو اغوا کروایا؟ شیر بری طرح دھاڑا تھا۔ I'm sorry master, please. I'm sorry. آہ، you are sorry. Really? کیا تمہاری غلطی اتنی چھوٹی ہے جسے معاف کیا جا سکے؟ تمہارے اثاثے ضبط کیے جا چکے ہیں سارے۔ تم اب اپنی چلتی سانسوں تک تو آزادی کی فضا میں سانس نہیں دے پاؤ گے۔ تم نے اس شخص کو تکلیف پہنچائی جسے تکلیف پہنچانے کی اجازت میں ہواؤں تک کو نہیں دیتا۔ میڈم ہیزل نے مجھے حکم دیا تھا، میں مجبور تھا۔ میرے پاس آتا رام تیج، مجھے بتاتے تو کیا تمہاری اگلی 7 نسلوں تک کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا میں؟ پر تم نے غلط راستہ چنا، اب تمہیں میرے قہر سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ شیر نے نفرت سے کہہ کر فون بند کر دیا اور وہاں سے اٹھ کر غصہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا جبڑا بھنچا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ میڈم، انہوں نے میرے ڈیڈ پر متعدد ایسے کیسز لگا دیے ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ پلیز آپ کچھ کیجیے۔ رچرڈ پریشانی سے کہتے ہیزل کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہیزل نے ایک ابروچ اچکا کر اسے دیکھا اور پھر نیل پینٹ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ قیامت نہیں آ گئی ہے رچرڈ، نہ ہی تمہارا باپ کل پھانسی پر چڑھنے والا ہے۔ ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں، مسئلہ کچھ دنوں تک چلے گا، پھر سب ٹھیک۔ ہیزل لاپرواہ دکھائی دے رہی تھی۔ ماسٹر ایس آر نے ڈیڈ سے بات کی ہے اور کہا ہے اب ساری زندگی کے لیے ان کی سزا ختم نہیں ہوگی۔ رچرڈ کا چہرہ ستا ہوا تھا، اس کے باپ کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کے بغیر رہنے کے تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ I said we will sort it out, Richard. Leave. اس نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے کہا جس پر رچرڈ روتی ہوئی تیزی سے باہر چلی گئی۔ وہ ابھی راہداری میں تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی جب سامنے سے شیر آتا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے ڈینیل تھا۔ وہ ششو پنج میں گھری وہیں رک گئی۔ شیر نے سرسری نگاہ بھی اس پر نہ ڈالی اور آگے بڑھتا گیا۔ ڈینیل نے اس کے آتے چہرے اور بھیگی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ ماسٹر، اس نے پلٹ کر بڑی تیز آواز میں اسے پکارا تھا جس میں دل میں شدت سے دعا مانگی کہ وہ اس کی عرضی سن لے۔ رک جائے، یقیناً یہ موقع پھر نہ ملے گا، اسے اپنی قسمت آزما لینی چاہیے، بس یہی ایک موقع تھا۔ وہ ٹھہر گیا تھا،
डैनियल भी रुक गया। रिचल ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। इतने सालों में ये पहली दफा कोई मौका था जब वो बराह रास्त सामने था। ये किसी देवता जैसा शख्स उसके दिल के नहा खानों में बसा था। वो ऐसा चांद था जिसे वो देखती, सराहती, उसकी चमक से सैराब होती, लेकिन उसकी चाह नहीं करती थी। पर एक ख्वाहिश थी कि कभी बराह रास्त कोई मुकालमा हो, और आज वो दिन आ गया था। किस सूरत हाल में तेज तेज कदमों से चलती वो ऐन सामने आ खड़ी हुई। उसके वजूद से महक उठ रही थी। इस महक को वो पहचानती थी। मास्टर, मेरे डैड, प्लीज इन्हें माफ कर दें, प्लीज। मेरा इनके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो बीमार है, इनको मजबूर किया गया था। इन्हें अल्जाइमर है, इनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। शेर खामोश निगाहों से उसके बहते आंसू देख रहा था। डैनियल कुछ कदम पीछे हट गया। इसका दिल बुरी तरह दुखा था। तुम्हारा बाप बीमार था तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्या तुम नहीं जानती उसने क्या किया है? मुझे मालूम नहीं था, और यकीनन इन्हें भी अंदाजा नहीं था। अपनी बीमारी की वजह से वो फील्ड में रहने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वो दोबारा मंजर आम पर आना चाहते थे। शायद इसके लिए वो मैडम हेजल के हाथों इस्तेमाल हो गए। वो फूट फूट कर रो दी। इसने दोनों हाथों से चेहरा छुपा दिया। शेर कई लम्हे उसे रोता हुआ देखते रहा, फिर उसके जूतों की धमक सुनाई दी। वो जा रहा था। रिचल ने झटके से गर्दन उठाकर उसे जाते हुए देखा। रोद मत, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। डैनियल ने उसे तसल्ली दी। रिचल ने भीगी हुई आंखों से उसे देखा और मायूस अंदाज में पलट गई। वो क्या शेर को जानती नहीं थी, जो डैनियल की तसल्ली पर खुश हो जाती? उसने हथेली की पुश से आंसू साफ किए, पर गाल दोबारा भीगने लगे थे। गोल्डन फॉक्स की सल्तनत की मेहरबानियां सारे जहान में मशहूर थी। दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ मिल जाता था, लेकिन कुछ बदकिस्मत ऐसे भी थे जो इस सल्तनत में बुरी तरह कुचले जाते थे। ये दौड़, ये दुनिया, ये खजाने से पुर जीएफएसआर की दुनिया कभी बहुत जालिम बन जाया करती थी। रिचल को लगा अब इसकी बार निशाना न वो और उसका बाप बन गए हैं। दस्तक की आवाज पर हेजल ने नागवारी से गर्दन घुमाई और उठकर शराब का गिलास हाथों में लेते अपने बालों को संवारने लगी। यस, उसने उकताए हुए अंदाज में कहा और सिपल झटके से दरवाजा खोला। शेर अंदर दाखिल हुआ और सीधा उसकी तरफ बढ़ा। तुम? इससे कबल वो कुछ कहती शेर ने उसकी गर्दन दबोच ली। शराब का गिलास उसके हाथ से छूटकर जमीन बोस हुआ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बाबा तक पहुंच सको? वो घुराया और उसे घसीटता हुआ दीवार से जा लगाया। हेजल की सांसें अटकने लगी। वो हिल भी ना सकी। उसकी आंखों में खौफ तैरने लगा। हाउ डे यू टू हर्ट माई फादर? वो हलक के बल चिल्लाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद करते उसकी गर्दन आजाद कर दी। वो लड़खड़ाकर एक तरफ जा गिरी और बेयकीनी से उसकी तरफ देखते उठने लगी। इससे कबल कभी वो अपनी जगह से उठती शेर ने उसका कंधा दबोचा और उसे झटके से सोफे पर गिराया और खुद दोनों हाथ सोफे की पुश्त पर रखते इस पर झुका। इसकी आंखें कहर बरसा रही थी। हेजल कांप उठी। अगर मेरे बाबा को कुछ हो जाता हेजल, अगर इन्हें कुछ हो जाता ना, मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लेता। लेकिन माफ तो तुम्हें मैं अब भी नहीं करूंगा। सुना तुमने? मैं तुम पर तुम्हारी जिंदगी तंग कर दूंगा। दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। उसने झटके से उसके बाल अपनी मुट्ठी में लिए। यू नो व्हाट ही सर, मैंने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुम इस काबिल हो कि तुम्हें ठोकरों पर रखा जाए ताकि ताकत न का नशा उतरे और तुम इंसानों से खेलना बंद करो। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही इंसान नहीं हो, समझी? हर जान इतनी ही कीमती है जितनी कि तुम अपनी जान को समझती हो। शेर ने पटकने वाले अंदाज में उसको अपनी हैवानी गिरफ्त से आजाद किया। हेजल का सिर बुरी तरह से दुख रहा था। उसकी आंखें सूख थी। वो कुछ कहती मगर जबान कंग थी। सामने खड़ा इंसान इंसान के रूप में दरिंदों को मात दे रहा था। वो इंसान हरगिज नहीं लग रहा था। अगर आज के बाद तुमने मेरे रास्ते में आने या मेरे दायरे में दाखिल होने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसे शहादत की उंगली उठाकर खबरदार करता वो तेजी से बाहर निकलता चला गया। हेजल का चेहरा किसी कोरे लट्ठे की मानंद सफेद पड़ा हुआ था। हिलने जुलने से कासे वो वहीं गंग बैठी रह गई।